गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं नेहा श्रीवास्तव, गवर्नमेंट जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर से। बच्चों, आज हम क्लास 9th के साइंस के चैप्टर नंबर 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं का दूसरा भाग स्टार्ट करेंगे। बच्चों, इसके पहले भाग में आपने शुद्ध तथा अशुद्ध पदार्थों के बारे में पढ़ा था और समांगी तथा विसमांगी मिश्रण के बारे में जाना था। आज के इस दूसरे भाग में हम निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे: विलयन के घटक, मिश्र धातु, संतृप्त तथा असंतृप्त विलयन, तनु तथा सांद्र विलयन और इसके पश्चात विलयन की सांद्रता। तो आइए अब हम शुरू करते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक विलयन और उसके घटकों से। विलयन से तात्पर्य है दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। बच्चों, विलयन को समांगी मिश्रण हम क्यों कहते हैं? उसको हम समांगी मिश्रण इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका जो संगठन होता है, जो कंपोजिशन होता है, वो सभी स्थानों पर समान होता है। जैसे मान लीजिए आपने एक गिलास पानी लिया और उसमें थोड़ा सा चीनी लेकर के आप उसको अच्छी तरह से घोल दीजिए। तब तक घोलिए जब तक कि चीनी के कणों का दिखना बंद ना हो जाए। अब आपको पता है कि पानी में जब चीनी घुल जाता है तो उसका स्वाद सभी स्थानों पर समान होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसका संगठन सभी स्थानों पर समान होता है। तो बच्चों, आइए अब हम जानते हैं कि ये विलयन, उसके कितने भाग या कितने घटक होते हैं। तो विलयन के भाग या पार्ट्स दो होते हैं। पहला पार्ट होता है विलायक, जिसको हम इंग्लिश में सॉल्वेंट भी कहते हैं, और जो दूसरा भाग होता है वो होता है विलेय, जिसको हम सॉल्यूट भी कहते हैं। तो बच्चों, विलायक और विलेय क्या है और इनमें अंतर क्या है? जैसे आपने यहाँ पर पानी में चीनी को डाला था, तो आप यदि ध्यान दें तो पानी की मात्रा अधिक होती है और चीनी की मात्रा कम है। तो विलायक वो घटक होता है जिसकी मात्रा अधिक हो और विलयन का वो घटक होता है जिसकी मात्रा तुलनात्मक रूप से कम हो। तो यहाँ पर यदि आप इस उदाहरण को देखें, पानी और चीनी वाले, तो यहाँ पर पानी की मात्रा अधिक थी, अर्थात पानी क्या था? विलायक या सॉल्वेंट। और चीनी की मात्रा तुलनात्मक रूप से कम थी, तो चीनी क्या बन गया? विलेय या सॉल्यूट। और बच्चों, विलायक को परिभाषित करने के लिए हम यह भी कह सकते हैं कि विलायक विलयन का वह घटक होता है जिसमें विलेय घुल जाता है। आपने देखा होगा कि यहाँ पर पानी विलायक था और चीनी उसमें घुल गया था। तो विलायक क्या हुआ? वह घटक जिसमें विलेय घुल जाए। यहाँ पर विलेय क्या था? चीनी था। तो वो किसमें घुल गया था? वो पानी में घुल गया, अर्थात पानी क्या हो गया? विलायक हो गया। तो विलायक वो घटक होता है जिसमें विलेय घुल जाता है। अब आइए विलेय को परिभाषित करते हैं। विलेय वो घटक होता है जिसकी मात्रा तुलनात्मक रूप से कम होती है तथा वह घटक जो विलायक में घुल जाए। आपने यहाँ पर देखा कि विलेय अर्थात चीनी विलायक अर्थात पानी में घुल गया। तो इस प्रकार हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि विलयन के दो भाग अर्थात घटक होते हैं। पहला घटक होता है विलायक और दूसरा घटक होता है विलेय। बच्चों, यहाँ पर आप देखिए कि मैंने कोलॉइडल विलयन लिखा है। अब ये कोलॉइडल विलयन क्यों लिखा गया है? बच्चों, कोलॉइडल विलयन के अभिलाक्षणिक गुणों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, जहां पर आपको यह बताया जाएगा कि कणों के आकार के आधार पर भी हम समांगी मिश्रण को 3 तरह से विभाजित कर सकते हैं। पहला होता है विलयन, दूसरा होता है कोलॉइडली विलयन और जो तीसरा होता है वो होता है निलंबन। अब प्रश्न ये उठता है कि जब अभिलाक्षणिक गुणों की चर्चा हम तीसरे भाग में करेंगे तो यहाँ पर कोलॉइडल विलयन को मेंशन क्यों किया गया है? बच्चों, यहाँ पर कोलॉइडल विलयन की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहीं पर मैं आपको बता दूं कि कोलॉइडल विलयन के भी हम 2 भाग कर सकते हैं। पहला भाग जो विलायक जैसा दिखता है उसे हम कहते हैं परिक्षेपण माध्यम, तथा दूसरा भाग जो विलेय जैसा दिखता है उसे हम कहते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था।
जैसे मान लीजिए कि आपने एक गिलास पानी लिया और उसमें 1 या 2 बूंद आप इंक के डाल दीजिए, तो क्या हुआ, ये आपका कोलॉइडल विलयन तैयार हो गया और वहाँ पर पानी जिसकी मात्रा अधिक थी, अर्थात जो हमें विलायक जैसा प्रतीत हो रहा था, उसको अब आप क्या कहेंगे, उसे अब आप कहेंगे परिक्षेपण माध्यम। और जो इंक था, जो हमें विलेय जैसा प्रतीत हो रहा था, उसे अब हम कहेंगे परिक्षिप्त प्रावस्था। तो इस प्रकार आपने जाना कि विलयन के 2 घटक होते हैं, विलायक तथा विलेय, और इसी विलायक को कोलॉइडल विलयन में हम परिक्षेपण माध्यम कहते हैं और विलेय को हम परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं। बच्चों, अब आइए हम समांगी मिश्रण के कुछ अन्य उदाहरणों को भी देखते हैं। यहाँ पर हमने विलेय तथा विलायक मेंशन किया है। बच्चों, आपने पानी और चीनी वाले उदाहरण में देखा था कि पानी विलायक था और वह किस अवस्था में था, वह द्रव अवस्था में था, और चीनी विलेय था, वह किस अवस्था में था, ठोस अवस्था में था। लेकिन यह जरूरी नहीं कि विलायक और विलेय द्रव तथा ठोस अवस्था में ही हो, इनकी अन्य अवस्थाओं में भी समांगी मिश्रण बन सकते हैं। जैसे पहला जो हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, ठोस और द्रव अवस्था, इसमें हो सकता है चीनी और पानी का घोल। यहाँ पर चीनी ठोस अवस्था में है और पानी द्रव अवस्था में है, और ये क्या बनाते हैं, यह एक समांगी मिश्रण बनाते हैं। अगला देखिए, वह उदाहरण जहां पर द्रव विलेय की तरह से बिहेव करे और दूसरा द्रव विलायक की तरह से बिहेव करे। इसका एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे मान लीजिए आपने 1 गिलास पानी में 1 चम्मच दूध डाल दिया, तो दूध और पानी दोनों ही द्रव अवस्था में हैं, लेकिन दूध की मात्रा कम है, अर्थात वह क्या हो गया, विलेय हो गया, और पानी की मात्रा अधिक है, अर्थात वह क्या हो गया, वो विलायक हो गया। तीसरा उदाहरण देखिए, गैस तथा द्रव का समांगी मिश्रण। इसका उदाहरण हो जाएगा जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस पानी में घुल जाती है। बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पानी में बड़ी ही आसानी से घुल जाती है, और इसका प्रयोग कौन करता है, इसका प्रयोग जलीय पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को पूरी करने में करते हैं। अगला उदाहरण देखिए, गैस तथा गैस का समांगी मिश्रण। बच्चों, इसका उदाहरण एयर या हवा हो सकता है। वहां पर आपको पता है लगभग 21% ऑक्सीजन गैस होती है और लगभग 78% नाइट्रोजन गैस होती है। तो वहां पर क्या हुआ, ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम है और नाइट्रोजन गैस की मात्रा अधिक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन गैस विलेय है और नाइट्रोजन गैस विलायक के रूप में यूज हुआ। अब आप अगला उदाहरण देखिए, ठोस और ठोस का भी समांगी मिश्रण तैयार हो सकता है। जैसे मान लीजिए हम 30% जिंक और 70% कॉपर से पीतल तैयार करते हैं। तो बच्चों, यहां पर 30% जिंक और 70% कॉपर उपस्थित है और यह ठोस और ठोस का समांगी मिश्रण है। बच्चों, इस तरह के मिश्रण को हम मिश्र धातु या एलॉय भी कहते हैं। तो अब यहां पर आपने एक नया टर्म देखा, एलॉय या मिश्र धातु। तो आइए अब हम जानते हैं कि ये एलॉय क्या होता है। मिश्र धातु या एलॉय, बच्चों, ये 2 या 2 से अधिक धातुओं या धातु और अधातु दोनों का समांगी मिश्रण होता है। और आपको पता है कि ये जो मिश्रण होता है ये शुद्ध पदार्थ नहीं होता, लेकिन यहां पर आप इसके एक गुण पर ध्यान दीजिए। यहां पर लिखा गया है कि मिश्र धातुओं को भौतिक विधि के द्वारा हम अलग नहीं कर सकते, अर्थात मिश्र धातुओं में जो अवयव उपस्थित होते हैं उनको हम भौतिक विधियों के द्वारा पृथक नहीं कर सकते। और बच्चों, ये गुण तो शुद्ध पदार्थ का होता है। आप पिछले वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा, वहां पर आपको शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ में अंतर बताया था और वहां आपको ये बताया था कि जो शुद्ध पदार्थ होते हैं उसके अवयवों को हम किसी भी भौतिक विधि के द्वारा अलग नहीं कर सकते। और आप देख सकते हैं कि मिश्र धातु के अवयवों को भी हम भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं कर सकते। तो अब प्रश्न यह उठता है कि क्या हम मिश्र धातु को शुद्ध पदार्थ माने, तो इसका उत्तर होगा नहीं, इसे हम शुद्ध पदार्थ नहीं मान सकते।
क्योंकि शुद्ध पदार्थों के और भी गुण होते हैं। जैसे आप याद करिए, पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी आयरन सल्फाइड की, और वहां पर आपको बताया था कि आयरन सल्फाइड में जो अवयव उपस्थित हैं आयरन और सल्फर, उसका एक निश्चित अनुपात होता है। जबकि आप यहाँ पर देखिए कि जो मिश्र धातु होते हैं उसके अवयवों का पृथक पृथक संगठन संभव है। तो एक गुण में तो यहाँ पे अंतर आ गया। आप दूसरा अंतर देखिए बच्चों, मिश्र धातु का गुण उसके अवयवों के गुणों का मिश्रण होता है। जैसे कि यहाँ पर हमने एक मिश्र धातु तैयार की जिंक और कॉपर से, तो आप देख सकते हैं कि जिंक और कॉपर ने उनके जो गुण थे उसको छोड़ा नहीं, उसके गुण का मिश्रण है पीतल। जबकि जो शुद्ध पदार्थ हैं जैसे आयरन सल्फाइड, उसमें आयरन ने अपने गुण को छोड़ दिया और सल्फर ने अपने गुण को छोड़ दिया। अब इन्होंने आयरन सल्फाइड में आयरन ना ही तो चुंबक की तरफ आकर्षित होता है, ना ही जो सल्फर है वो कार्बन डाइसल्फाइड में घुलता है। तो इन्होंने, इन दोनों अवयवों ने अपने अपने गुणों को छोड़ दिया और आयरन सल्फाइड पृथक गुण प्रदर्शित करता है। जबकि मिश्र धातु के जो अवयव होते हैं वो अपने गुणों को नहीं छोड़ते हैं और मिश्रण में आने के पश्चात भी अपने गुणों को प्रदर्शित कर सकते हैं। आइए बच्चों, अब हम विलयन पर आधारित कुछ परिभाषाओं की चर्चा करते हैं। इसमें सबसे पहली परिभाषा है तनु विलयन तथा सांद्र विलयन। तनु को अंग्रेजी में डाइल्यूट और सांद्र को अंग्रेजी में कंसंट्रेटेड भी कहते हैं। बच्चों, ये जो तनु और सांद्र विलयन है ये तुलनात्मक शब्द हैं। जब हम दो विलयनों की तुलना करते हैं तो एक विलयन दूसरे विलयन की तुलना में तनु हो सकता है अथवा सांद्र हो सकता है। तो आइए हम जानें कि क्या होता है ये तनु और ये सांद्र। इसके लिए हमने दो बीकर ले लिए और दोनों बीकर में एक बराबर विलायक ले लिया। देखिए यहाँ पर लिखा गया है विलायक की मात्रा समान है। दोनों बीकरों में जो विलायक लिया है वो जल लिया है और दोनों बीकरों में जल की मात्रा को समान रखा गया है। अब आप पहले बीकर ए में 1 चम्मच कॉपर सल्फेट को घोल लीजिए और दूसरे बीकर बी में 2 चम्मच कॉपर सल्फेट को घोल लीजिए। बच्चों, आपको पता है यहाँ पर कि ये कॉपर सल्फेट क्या है, ये यहाँ पर विलेय है। तो जिस विलयन में विलेय की मात्रा कम होती है उसे हम कहते हैं तनु विलयन, तथा जिस विलयन में विलेय की मात्रा तुलनात्मक रूप से अधिक होती है उसे हम कहते हैं सांद्र विलयन। तो ए और बी की यदि हम तुलना करें तो हम कहेंगे कि चूंकि बी में विलेय की मात्रा अधिक है और ए में विलेय की मात्रा कम है, इसलिए बी सांद्र विलयन है तथा ए तनु या डाइल्यूट विलयन है। तो इस प्रकार आपने तनु और सांद्र को समझा। आइए अब हम विलयन पर आधारित कुछ अन्य परिभाषाओं की चर्चा करते हैं। विलयन पर आधारित कुछ अन्य परिभाषाओं में सबसे पहले हम देखेंगे कि संतृप्त विलयन तथा असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं। बच्चों, इन दोनों टर्म्स को जानने के लिए यहाँ पर हमने 2 बीकर लिए हैं। पहले बीकर का नाम ए दे दिया और दूसरे बीकर का नाम बी दे दिया। इस बार भी दोनों बीकरों में जो विलायक था या जो सॉल्वेंट था उसको हमने एक बराबर ले लिया और विलायक के रूप में हमने पानी का प्रयोग किया। तो दोनों बीकरों में हमने एक बराबर पानी ले लिया और पहले बीकर ए में हम थोड़ी सी चीनी डालते हैं और दूसरे बीकर बी में आप ज़्यादा चीनी डालिए। पहले बीकर में आप देखेंगे कि जो चीनी थी वो पूरी तरह से घुल गई और दूसरे बीकर में क्या हुआ, आपने चीनी डाला, चीनी बड़ी आसानी से घुल गया। अब आप क्या करिए, थोड़ी चीनी और डालिए, अभी भी चीनी घुल जाएगा। आप तब तक चीनी को डालते रहिए जब तक कि चीनी का घुलना बंद ना हो जाए। और आप देखेंगे कि जब चीनी का घुलना बंद हो गया तो इस बीकर की तली पर चीनी के जो कण थे वो इकट्ठे होने लगे।
इसका तात्पर्य क्या हुआ कि अब और अधिक चीनी इसमें नहीं घुल सकता। तो बच्चों, दिए गए तापमान पर हमने संतृप्त विलयन तैयार किया। क्या होता है ये संतृप्त विलयन? दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे हम कहते हैं संतृप्त विलयन। हमने क्या किया, यहाँ पर एक विलायक ले लिया और उसमें विलेय को घोलना शुरू किया। एक समय ऐसा आएगा कि अब उसमें और अधिक विलेय का घुलना बंद हो जाएगा। तो उस तापमान पर हमने जो विलयन तैयार किया उसे हमने कहा संतृप्त विलयन या सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो बच्चों, ये तो हो गया संतृप्त विलयन। अब असंतृप्त विलयन क्या होता है? संतृप्त विलयन बनने के ठीक पहले की अवस्था जिसमें संतृप्तता नहीं होती है उसे हम कहते हैं असंतृप्त विलयन की अवस्था। आप देखिए, यहां पर आपने जल में बहुत थोड़ी सी चीनी डाली थी और आपको पता है कि अभी इसमें और अधिक चीनी घुल सकता है। जब चीनी का घुलना बंद हो जाएगा तब तो आपने संतृप्त विलयन तैयार किया, लेकिन जब तक उसमें और अधिक चीनी घुल सकता है तब तक ये विलयन क्या रहता है? असंतृप्त रहता है। तो क्या होता है ये असंतृप्त विलयन? यदि विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त स्तर से कम है तो उसे हम कहते हैं असंतृप्त विलयन या अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो बच्चों, संतृप्त और असंतृप्त विलयन के बाद अब आइए हम दूसरे टर्म पर चर्चा करेंगे और वो है घुलनशीलता या सॉल्युबिलिटी। क्या होती है ये घुलनशीलता? बच्चों, आपको पता है कि आपने यहाँ पर क्या किया था? आपने यहाँ पर पानी में चीनी को घोला था और तब तक घोला था जब तक कि पानी में चीनी का घुलना बंद नहीं हो गया। तो आपने दिए गए तापमान पर क्या तैयार किया? संतृप्त विलयन को तैयार किया। तो संतृप्त विलयन को तैयार करते समय आपने जितना भी विलेय पदार्थ उसमें डाला, जितनी मात्रा डाली विलेय पदार्थ की, वही उस तापमान पर विलेय पदार्थ की घुलनशीलता कहलाती है। तो क्या होती है ये घुलनशीलता या सॉल्युबिलिटी? विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो दिए गए ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित होती है उसे हम उसकी घुलनशीलता कहते हैं। तो आपने संतृप्त विलयन बनाने के लिए किसी भी विलायक में जितना विलेय पदार्थ डाला वो उस तापमान पर क्या हो जाएगी? विलेय पदार्थ की घुलनशीलता हो जाएगी। अब आइए हम देखते हैं कि विलेय पदार्थ की घुलनशीलता पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है। बच्चों, इस बीकर बी में आपने देखा था कि चीनी के कुछ कण बीकर की पेंदी पर भी इकट्ठे हो गए थे। तो अब हम क्या करें कि इस बीकर को ट्राइपॉड स्टैंड पर रख करके बर्नर की सहायता से हम इसे गर्म करते हैं। जब आप इसे गर्म करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो चीनी के कण बर्तन की पेंदी पर उपस्थित थे ये धीरे धीरे घुलने लगे और पूरी तरह से घुल गए। तो क्या हुआ? अब आपने दिए गए विलयन में जो विलेय पदार्थ की मात्रा थी उसको बढ़ा दी। क्या करके? टेम्परेचर या तापमान को बढ़ा करके। तो क्या हुआ? यहाँ पर तापमान बढ़ने से विलेय पदार्थ की घुलनशीलता या सॉल्युबिलिटी जो है वो बढ़ गई। अब हम क्या करते हैं? अब हम ये बर्नर को बंद कर देते हैं और अब इस बीकर को ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो आप देखेंगे कि जब आपने इस बीकर को ठंडा होने के लिए छोड़ दिया और वह वापस पुराने तापमान पर आ गया तो आप देखेंगे कि जो भी एक्स्ट्रा इसमें चीनी घुल गई थी वो क्या हो गई? वो वापस बर्तन की पेंदी पर इकट्ठी हो गई। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमने क्या सिद्ध किया कि जब हम तापमान बढ़ाते हैं तो जो विलेय पदार्थ की घुलनशीलता या सॉल्युबिलिटी होती है वो भी बढ़ जाती है। तो बच्चों, इस तरह से आपने यहाँ पर क्या सीखा? आपने जाना कि संतृप्त विलयन क्या होता है, असंतृप्त विलयन क्या होता है, घुलनशीलता क्या होती है और घुलनशीलता पर तापमान का प्रभाव क्या होता है। बच्चों, आज की इस वीडियो का ये आखिरी टॉपिक है और इसमें है विलयन की सांद्रता या कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। क्या होती है ये विलयन की सांद्रता? विलेय पदार्थ की मात्रा जो विलयन की दी गई मात्रा में उपस्थित हो
उसे हम कहते हैं विलयन की सांद्रता। एक बार फिर से सुनिए, विलेय पदार्थ की मात्रा जो विलयन की दी गई मात्रा में उपस्थित हो उसे हम विलयन की सांद्रता कहते हैं। बच्चों, यहाँ पर ये जो विलेय पदार्थ की मात्रा तथा जो विलयन की मात्रा है उसे आप द्रव्यमान या आयतन, इन दोनों में से किसी भी रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। और ये जो विलयन की सांद्रता को दर्शाने की विधियां होती हैं, इसको आइए अब हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली विधि है द्रव्यमान अपॉन विलयन के द्रव्यमान का प्रतिशत। इसको कैसे निकालते हैं? इसको निकालने के लिए हम विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान क्रॉस 100 करते हैं। फिर अगला है द्रव्यमान अपॉन विलयन के आयतन का प्रतिशत। उसे कैसे निकालते हैं? उसके लिए आप देखिए, यहाँ पे जो पहला टर्म लिखा गया है वो विलेय के लिए होता है, और जो दूसरा टर्म लिखा जाता है, जैसे यहाँ पर आयतन लिखा गया है, वो किसके लिए होता है? वो विलयन के लिए होता है। तो यहाँ पे द्रव्यमान है, यहाँ पर आयतन है। इसका मतलब आपको विलेय का तो द्रव्यमान लेना है, लेकिन विलयन का क्या लेना है? विलयन का आपको आयतन लेना है। तो ये कैसे निकालेंगे? इसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का आयतन क्रॉस 100। इसी तरह से बच्चों एक और विधि होती है, वहां पर ये आयतन अपॉन विलयन के आयतन का प्रतिशत हो जाता है। उसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर आयतन होता है तो हम विलेय का आयतन ले लेते हैं, और यहाँ पर भी आयतन होता है तो विलयन का भी आयतन ले लेते हैं। और उसका फॉर्मूला क्या बन जाता है? उसका फॉर्मूला बन जाएगा विलेय का आयतन अपॉन विलयन का आयतन क्रॉस 100। तो इस तरह से इन विधियों द्वारा हम विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करते हैं। आइए अब इसी पर आधारित एक उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कि विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम नमक है, तो विलयन की सांद्रता निकालिए। आप यहाँ पर देखिए, विलायक का द्रव्यमान दिया है 320 ग्राम, और जो विलेय है वो क्या है? नमक, उसका द्रव्यमान दिया गया है 40 ग्राम। तो विलेय का द्रव्यमान हो गया 40 ग्राम, और अब हमको क्या निकालना है? अब हमको विलयन का द्रव्यमान निकालना है, क्योंकि यहाँ पर हम विलयन की सांद्रता निकालने के लिए इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे, विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान क्रॉस 100। तो विलेय का द्रव्यमान आप वहां पर देखिए, नमक का द्रव्यमान दिया गया है 40 ग्राम, और विलयन का द्रव्यमान हम कैसे निकालते हैं? विलयन का द्रव्यमान निकालने के लिए हम विलेय का द्रव्यमान और विलायक दोनों के द्रव्यमानों को जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 40 ग्राम प्लस 320 ग्राम, ये मिलकर के बन जाएगा 360 ग्राम। अब फॉर्मूला क्या है हमारा? विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान क्रॉस 100। तो विलेय का द्रव्यमान हो गया हमारा 40, और विलयन का द्रव्यमान कितना निकाला हमने? 360 क्रॉस 100। ये हमें जो प्रतिशत देगा वो हो जाएगा 11.1%। तो इस तरह से हम विलयन की सांद्रता को निकाल लेते हैं। बच्चों, आज की इस वीडियो में आपने कई तरह की चीजें सीखी। आपने डाइल्यूट कंसंट्रेटेड तनु या सांद्र विलयन के बारे में सीखा, आपने संतृप्त तथा असंतृप्त विलयन को जाना, आपने घुलनशीलता को समझा, घुलनशीलता पर तापमान के प्रभाव को समझा, और उसके पश्चात हमने विलयन की सांद्रता को भी यहाँ पर डिस्कस किया है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।